चैप्टर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। कंपनीज एक्ट का पार्ट है, 2-3 मार्क के लिए आएगा, ज्यादा नहीं, बहुत ही छोटा चैप्टर है, 4-5 पेज का ही चैप्टर है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, पहली बात तो क्यों आया और उसने किसको रिप्लेस किया वो अपने को पढ़ना है, सिर्फ उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। डेट ऑफ बर्थ, कभी ये फॉर्म हुआ था 1 जून 2016 को। एस्टैब्लिशमेंट अंडर सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हुआ था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मोर स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA। पर्पस क्या है इसका? टू ब्रिंग ऑल द लॉ सूट्स रिलेटेड टू कंपनीज अंडर वन बॉडी। मतलब एक ही बॉडी है अब जो कंपनी लॉ के हिसाब से सूट वगैरह हैंडल करेगा, वरना पहले अलग अलग कोर्ट्स में होता था। प्रेडिसेसर कौन कौन है, मतलब किसको इसने रिप्लेस किया है? तो NCLT ने रिप्लेस किया है कंपनी लॉ बोर्ड को एंड बोर्ड फॉर इंटरनल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को। तो बेसिकली पहले CLB DIFR हुआ करते थे, ये दोनों को अब रिप्लेस कर दिया है NCLT ने। ऑल्सो जितने भी कोर्ट में केसेस होते थे फाइल, वो सारे के सारे अब NCLT में हो जाते हैं। ब्रांचेस 12 है, बेंचेस 27 एंड प्रिंसिपल बेंच जो होता है वो न्यू दिल्ली पे होता है। फिर ये लोग अलग अलग जगह पे ब्रांच और ब्रांच के अंदर अलग अलग जगह पे बेंच सेटअप करते हैं। NCLT में एक प्रेसिडेंट होता है जो हेड करेगा NCLT को एंड देयर आर फ्यू मेंबर्स। एंड NCLT में देयर इज अ चेयरपर्सन जो हेड करता है एंड देयर आर फ्यू मेंबर्स। खाली नाम अलग है, ये प्रेसिडेंट होता है NCLT का एंड यहाँ पर चेयरपर्सन होता है। जैसे हर एक कोर्ट में देयर इज अ हेड एंड देयर आर मेंबर्स, यहाँ पे भी सेम है। NCLT एंड NCLT आर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, मतलब के सेमी जुडिशियल बॉडीज। दे आर नॉट कोर्ट्स बट कैन इंटरप्रेट लॉ एंड पास ऑर्डर्स जस्ट लाइक कोर्ट्स। जैसे कोर्ट्स करते हैं काम, वैसे ये लोग काम करने वाले, बस ये लोग कोर्ट नहीं है, इसके लिए क्वाजी जुडिशियल या सेमी जुडिशियल बोला। कोर्ट जो होता है वो जुडिशियल होता है। एंड ये किसके लिए जुडिशियल बॉडीज है? तो कंपनीज एक्ट के लिए तो है ही, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के लिए भी ये लोग क्वाजी जुडिशियल है। मतलब दोनों एक्ट में ये लोग एडजुडिकेट करेंगे एंड ऑर्डर्स वगैरह पास करेंगे। फिर सेक्शन 420 है, डायरेक्टली बीच में जो भी पार्ट था ICI ने गुल कर दिया, पोर्शन में नहीं है। 420 ऑर्डर ऑफ NCLT। NCLT can pass order after giving Robin Hood to the parties, reasonable opportunity of being heard देने का, and send it to all the parties। जो भी पार्टी का झगड़ा चल रहा है सबको भेज दो। It can amend an order to rectify a mistake within 2 years if mistake is brought to its notice by the parties। अगर कोई भी पार्टी आके बोलती है कि भाई देख, ऑर्डर में तूने कोई मिस्टेक कर दिया है, 20 लाख के बदले 20,000 लिख दिया या 2 लाख लिख दिया या 2 करोड़ लिख दिया, वट एवर द केस इज, नो अमेंडमेंट इफ एन अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट दैट ऑर्डर। मतलब नॉर्मली आप रेक्टिफाई करवा सकते हो मिस्टेक, यू विल हैव टू अप्लाई एंड ये अमेंड कर सकता है विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। एंड अगर अपील कर दिया किसी ने, देखो नीचे के सेक्शन में हम देखेंगे 45 डेज में अपील करना होता है। अगर इसने अपील कर दिया तो कोई बात नहीं, अब NCLAT जहां पर अपील किया है ना, वो इसको रेक्टिफाई कर सकता है या वो ऑर्डर करेगा NCLT को कि भाई तू रेक्टिफाई कर दे। तो या तो अपील होगा या तो आप रेक्टिफिकेशन के लिए डालो उसको। फिर 421, 22, 23 है फॉर अपील्स। तो 421 में लिखा है कि अगेंस्ट NCLT इफ यू वांट टू अपील यू गो टू NCLAT विद इन 45 डेज प्लस 45 डेज का एक्सटेंशन मिलेगा इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज। NCLAT की आगे जाना है अपील में तो 423 बोलता है यू नीड टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर हाई कोर्ट को डिलीट कर दिया है, NCLAT को एट पार ट्रीट करो हाई कोर्ट जैसा। NCLAT के आगे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट 60 डेज के अंदर प्लस एक्सटेंशन और 60 डेज का अगर सफिशिएंट कॉज रहेगा तो। बट सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। याद करो ये सेबी एक्ट में सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के टाइम पे अपन ने पढ़ा था क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है। तो अगर कोई भी ऐसा लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए आप अपील कर रहे हो कि भाई ये जो NCLAT है उसने लीगल इंटरप्रिटेशन में गलती कर दी है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, चलेगा। बट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर नहीं जानेगा कि क्या चीज हुई थी क्या चीज नहीं हुई थी, वो सब क्वेश्चन पे आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने मिलता। एंड 422 सेक्शन जो है वो बोलता है कि भाई NCLT हो या NCLAT हो, दोनों को डिस्पोज करना है मैटर विद इन 3 months प्लस 90 डेज का एक्सटेंशन। यहाँ पर भी विद इन 3 months प्लस 90 डेज का एक्सटेंशन। अगेन दिस इज रिकमेंडेटरी,
एंड नॉट डायरेक्टरी, मतलब के उनको बोला है यू प्लीज ट्राई टू डिस्पोज इट विद इन सच टाइम। मैंडेटरी कोई भी ट्रिब्यूनल को कभी भी कोई नहीं बोल सकता। No appeal is allowed to the NCLT if NCLT passed an order with the consent of all the parties। अगर दोनों पार्टी के कंसेंट से इसने ऑर्डर पास किया है तो मतलब दोनों पार्टी जो है दे आर हैप्पी विद द NCLT ऑर्डर, देन दे कांट गो एंड अपील अगेंस्ट दैट NCLT। तो कंसेंट वाला ऑर्डर है तो नो अपील। इसके बाद सेक्शन 424 प्रोसीजर बिफोर NCLT एंड NCLT। तो NCLT एंड NCLT are not bound by the procedure of Code of Civil Procedure 1908। मतलब COCP में जो भी लिखा है वो अपने को फॉलो नहीं करना है। इट शैल रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, खुद का प्रोसीजर खुद बनाएंगे बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब इंसाफ देना है किसी को, ये प्रिंसिपल दे विल कीप इन माइंड एंड देन दे विल क्रिएट देयर ओन प्रोसीजर। दे डोंट हैव टू फॉलो COCP। क्यों? बिकॉज COCP जो है वो कोर्ट्स को अप्लाई करता है और ये लोग कोर्ट नहीं है, ये लोग सेमी जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल बॉडीज है। एनी ऑर्डर पास्ड बाय NCLT एंड NCLT कैन बी एनफोर्स्ड एट एनी लोकल कोर्ट एज इफ इट वर अ डिक्री मेड बाय एनी कोर्ट। अब इसमें क्या होता है, कभी भी कोर्ट कोई भी डिक्री पास करता है, मतलब कि इट इज लाइक एन ऑर्डर कि भाई तुमको ये पर्सन को इतना पे करना है, तो अब तुम उसको एनफोर्स करवा सकते हो बिकॉज कोर्ट ने बोला है ना। तो वैसे ही NCLT का जो भी ऑर्डर रहेगा ना, समझो कंपनी 1 हैज टू पे मनी टू कंपनी 2, समझो 1 करोड़ पे करना है, तो इसको कैसे एनफोर्स करवाए ऑर्डर को? तो सेम वे जैसे आप बाकी सारे कोर्ट के डिक्री को करवाते हो, तो आपको लोकल कोर्ट में जाना है, एक छोटा सा मजिस्ट्रेट होता है उसमें जाना है एंड यू नीड टू शो दिस ऑर्डर कि भाई देखो मेरे को वसूली करने का है, एंड देन दैट लोकल कोर्ट विल हेल्प यू। वो उसमें केस चलाएगा या उसमें वसूली के ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो हिसाब से यू विल गेट योर मनी, यू कैन रिकवर इट। तो एनफोर्समेंट लोकल कोर्ट में होता है। अगर वो लोग पूछते हैं कि भाई क्या प्रूफ है, तो यू कैन शो दिस ऑर्डर, ऑर्डर इज एट पार विथ अ डिक्री ऑफ अ कोर्ट। फिर NCLT एंड NCLT विल बी डीम्ड टू बी सिविल कोर्ट। जैसे नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं इनको भी वैसे ही हम डीम करेंगे, एंड ऑल द प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। मतलब जैसे कोर्ट में प्रोसीडिंग होता है ना, वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, वैसे हम डीम करेंगे, मतलब कि सब कुछ लीगल हो जाएगा। वरना कोई ऐसे बोलेगा कि भाई कोर्ट ने तो ऑर्डर पास ही नहीं किया है, तो देखो NCLT जो है ना, इट इज डीम्ड टू बी अ कोर्ट। सिमिलरली कोई बोलेगा ये प्रोसीडिंग जुडिशियल है ही नहीं, तो यू कैन से 424 बोलता है कि दीज आर डीम्ड टू बी जुडिशियल। And NCLT shall have the same powers as that of civil court। तो सर्दी करके हमने एक शॉर्ट फॉर्म पढ़ा था PMLA में, यही सेम आंसर सब में चिपकाने का। सर्दी विल बी दैट कोड वर्ड सिविल कोर्ट के पावर्स का, तो पूरा का पूरा NCLT को दे दिया है। फिर 425 है पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिसओबे द ऑर्डर। जैसे जॉली LLB में देखा है, कोई ना कोई लॉयर कभी कभी डिसओबे करता है कोई भी ऑर्डर का। अगर किसी को बोला है कि भाई तुम सस्पेंडेड हो, फिर भी अगर वो काम कर रहा है तो दैट इज कंटेम्प्ट। या चालू केस में गाली दे दिया या किसी को झापड़ मार दिया या धरने पे बैठ गए, ऐसा कुछ भी आलतू फालतू चीज कोर्ट में किया तो पनिश करने का मौका मिलता है कोर्ट को। तो वैसे ही NCLT and NCLT have the same jurisdiction, power and authority like a high court, and it can exercise powers under Contempt of Courts Act 1971। मतलब इनको सारे के सारे वैसे ही पावर्स दिए गए हैं जैसे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 में। अब ये एक्ट में अलग अलग पावर दिए रहेंगे कि कोई भी अगर कंटेम्प्ट करता है, मतलब कि डिसओबे करता है कोई भी ऑर्डर, तो उनका हम इतनी पेनल्टी या ये सस्पेंशन वगैरह वगैरह लगा सकते हैं। तो सेम इनको भी एप्लीकेबल है। 426 NCLT may by general or special order delegate powers to any officer or employee to inquire into any proceedings pending। मतलब कोई भी केस चल रहा है, प्रोसीडिंग पेंडिंग है ना अभी, तो इंक्वायरी के लिए वो किसी को भी कोई भी अपने ऑफिसर या एम्प्लॉय को हायर कर सकता है या डेलीगेट कर सकता है पावर। कौन है ये ऑफिसर और एम्प्लॉय? तो खुद जो NCLT में काम करते हैं वही लोग। एंड व्हाट इज दिस स्पेशल और जनरल ऑर्डर? तो एक ऑर्डर बनाएगा, अगर तुमको 10 चीज एक साथ लिखनी है वो ऑर्डर में, तो वो जनरल ऑर्डर हो जाएगा। अगर तुमको सिर्फ एक ही ऑर्डर बनाना है ये पावर्स डेलीगेट करने के लिए, तो वो स्पेशल ऑर्डर हो जाएगा। तो कोई भी वैसे कैसा भी ऑर्डर आप पास करो चलेगा। फिर सेक्शन 427 था
प्रेसिडेंट जो एनसीएलटी का हेड है, चेयरपर्सन जो एनसीएलटी का हेड है, मेंबर्स, officers and employees of NCLT and NCLT are deemed to be public servants as per section 21 of the IPC Indian Penal Code. तो ये लोग सब लोग को पब्लिक सर्वेंट मानना है, सेम लाइक सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल वाले, तो जो भी बेनिफिट्स होंगे इनको भी मिलेंगे. 428 नो सूट prosecution proceedings shall lie against the above mentioned persons. ये 5 लोग प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, मेंबर, ऑफिसर, एम्प्लॉइज, इनके अगेंस्ट कोई भी केस लाई नहीं करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड while discharging their functions in good faith. मतलब कोई भी चीज करने गए, कोई भी अच्छा चीज करने गए, उसमें किसी का अगर लॉस हो गया तो इनके खिलाफ कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या प्रोसीडिंग नहीं लाई करेगा, बिकॉज दे आर डूइंग इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, गुड फेथ में ही कर रहे हैं वो लोग. फिर सेक्शन 429 है, पावर टू सीक असिस्टेंस ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशंस कोर्ट होता है ना, उसके नीचे ये लोग आते हैं, मैजिस्ट्रेट्स और कलेक्टर्स वगैरह. तो ये सीएमएम चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, सीजेएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड डीसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये तीनों का काम क्या होता है? तो बेसिकली कोई भी छोटा मोटा मैटर होता है, जैसे पोजेशन लेना है अगर आपको, तो ये लोग सब लोग हेल्प करते हैं आपको पोजेशन लेने में. तो हर एक एरिया में देयर आर वेरियस मैजिस्ट्रेट्स, हर एक लोकल एरिया में होते हैं. तो ट्रिब्यूनल को ऐसा एक पावर दिया गया है कि यू कैन रिक्वेस्ट इन राइटिंग. किसको रिक्वेस्ट करोगे? ये तीनों को, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, किसी को भी, टू टेक पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी और बुक्स of the company and present it to the tribunal in any proceedings for winding up under Companies Act or under Insolvency and Bankruptcy Code. मतलब बेसिकली आपको ऐसा बोला, अगर आप एनसीएलटी हो और आपका एक प्रोसीडिंग चल रहा है, ऑलरेडी एक केस चल रहा है और आपको कोई तो भी बुक्स चाहिए, तो ये बुक्स आप किसके थ्रू मंगवा सकते हो? तो ये तीनों के थ्रू, मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू, एंड दे विल ब्रिंग दोज बुक्स टू दी ट्रिब्यूनल. तो ये लोग का ये सब छोटा मोटा काम रहता है, बिकॉज इनके पास अथॉरिटी होता है कि भाई अगर मैं मुलुंड में रहता हूँ, मुलुंड में मेरे घर पे कोई आके बुक्स मांगता है, तो मेरे को पूछना चाहिए ना कि भाई कौन हो तुम. अगर वो बोलेगा ना कि मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, तो हमको देना ही पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, बिकॉज दे हैव द पावर्स कि वो लोग कहीं से भी कोई भी बुक्स वगैरह मंगवा सकते हैं. So there has to be someone legal जो ये बुक्स वगैरह उसका पोजेशन वगैरह लेके आता है. That is why magistrate and collector. फिर एक और है लाइन, no acts of these three under 429 shall be questioned in any court. इनका एक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, इनको एक और पावर दे दिया ये. फिर 430 है, no civil court can entertain any proceedings for matters which NCLT and NCLT are empowered. मतलब सिविल कोर्ट को बोला है कि भाई तुम शांत रहो, तुम टांग अड़ाना ही मत, एनसीएलटी एनसीएलटी को जो भी मैटर दिया गया है वो लोग ही सॉल्व करेंगे, कोर्ट को दखल अंदाजी नहीं करनी है. नो कोर्ट शैल ग्रांट इंजंक्शन और स्टे रिगार्डिंग एनी पावर टू बी एक्सरसाइज बाय एनसीएलटी एंड एनसीएलटी. अगर एनसीएलटी एनसीएलटी को कोई भी पावर एक्सरसाइज करने बोला है, तो कोई भी सादा कोर्ट उसमें स्टे या इंजंक्शन नहीं दे सकता. मतलब कोई भी कोर्ट में जाके ये नहीं बोलेगा कि भाई तुम एनसीएलटी का ये जो पावर वो अभी एक्सरसाइज कर रहा है ना, उसको स्टे लगा दो, रिज्यूम कर दो, नॉट अलाउ. क्योंकि एनसीएलटी एंड एनसीएलटी ये दोनों को पावर दिया गया है कंपनीज एक्ट में, सो उनके खिलाफ कोई भी कोर्ट स्टे या इंजंक्शन नहीं पास कर सकता. 431 नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ एनसीएलटी एंड एनसीएलटी कैन बी क्वेश्चन और बी इनवैलिड merely on grounds of any vacancy or defect in the constitution of tribunals. मतलब इसमें भी अगेन देयर इज वेकेंसी. अगर समझो मेंबर्स, प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन जो भी है उनमें वेकेंसी हो गई, या उनके डिफेक्ट उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफेक्ट है. फॉर एग्जांपल अगर वो जो मेंबर्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन बोला गया है, अगर तुम ये क्वालिफिकेशन के नीचे हो तो तुम मेंबर नहीं बन सकते, बट फिर भी अगर किसी को बना लिया रहेगा गलती से, कोई बात नहीं. ये सारे के सारे ग्राउंड्स पे these are not major grounds कि हम इसके वजह से केस ही पूरा इनवैलिड कर दे. तो merely based on vacancy और defect in constitution कोई भी एक्ट, प्रोसीडिंग वगैरह इनवैलिड नहीं माना जाएगा. 432 right to legal representation.
तो दैट कंपनी कैन आइदर अपीयर इन पर्सन, कंपनी पर्सन में कैसे अपीयर करता है, तो उसके डायरेक्टर्स ऑफिसर्स के थ्रू, और ऑथराइज वन और मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट या लीगल प्रैक्टिशनर और एनी पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन जा सकता है जिसको ये सब का नॉलेज रहेगा, वो बंदा। 433 लिमिटेशन एक्ट विल अप्लाई टू ऑल द प्रोसीडिंग्स बिफोर एनसीएलटी एनसीएलटी। लिमिटेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें हर एक केस के लिए ना एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट दिया होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी से डेट रिकवर करना है तो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स का टाइम दिया होता है, उसके बाद आप केस ही नहीं कर सकते, वो टाइम बार्ड डेट हो जाता है। तो ऐसे कोई भी लिमिटेशन एक्ट पे पॉइंट्स लिखे होंगे वो भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एंड लास्ट सेक्शन 434 विच इज इररेलेवेंट फॉर एग्जाम्स, बहुत पहले 2017 में ये आ सकता था, वैसा क्वेश्चन था ये। ट्रांसफर ऑफ सर्टेन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। अपने को पता है कि बहुत सारे कोर्ट्स से एनसीएलटी में ट्रांसफर हो गए केसेस, सीएलबी कंपनी लॉ बोर्ड से भी एनसीएलटी में ट्रांसफर हो गए। तो कैसे ट्रांसफर हुए, कितने केसेस ट्रांसफर हुए, वो सब के ऊपर है। तो पहली बात तो मैटर्स बिफोर द कंपनी लॉ बोर्ड आर ट्रांसफर टू द एनसीएलटी, सीधा सीधा बोल दिया। सीएलबी में जो भी केस पेंडिंग था वो अब एनसीएलटी में डाल दिया है। फिर एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर्स पास बाय द सीएलबी, अगर ट्रांसफर नहीं हुआ है केस और समझो इसने ऑर्डर पास कर दिया उसके पहले ही, तो अब अपील किधर करने का, तो ओल्ड एक्ट के हिसाब से हाई कोर्ट में अपील होता था, या आई कैन से एनसीएलटी के पहले जो सीएलबी था उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील होता था, तो वो हाई कोर्ट में ही होगा। तो अपील विद इन 60 days प्लस 60 days एक्सटेंशन ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो सीएलबी के अगेंस्ट जाना होता था पहले, तो हम हाई कोर्ट जाते थे। तो अगर सीएलबी के ऑर्डर के खिलाफ जाना है तो हाई कोर्ट, बट अगर एनसीएलटी के आगे जाना है तो एनसीएलएटी होता है। एंड सीएलबी के आगे जाना है तो 60 days प्लस 60 days एक्सटेंशन था, बट एनसीएलटी के आगे जाना है तो 45 days प्लस 45 days एक्सटेंशन था। ओके, व्हाट अबाउट कोर्ट्स? नॉर्मल कोर्ट्स में भी कोई केसेस पेंडिंग होता है तो उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसीडिंग्स अंडर कंपनीज एक्ट 1956। पहली बात तो ओल्ड एक्ट का बात कर रहे हैं हम। पेंडिंग बिफोर द डीसी और एचसी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, बिफोर 15 दिसंबर 2016। ये डेट के पहले जो भी केसेस पेंडिंग है related to compromise, arrangement, reconstruction, winding up or any other matters shall be transferred to the NCLT। मतलब कि कोई भी मैटर, इन शॉर्ट एनी अदर मैटर्स बोला है, मतलब कोई भी मैटर हो, स्पेसिफिकली बोला है कॉम्प्रोमाइज। व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज? तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह होता है उसमें। अरेंजमेंट क्या होता है? तो एनी अग्रीमेंट, मर्जर, अमालगमेशन, टेक ओवर टाइप का। रिकंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल डेट टू इक्विटी आप कन्वर्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ तो भी। वाइंडिंग अप, कंपनी बंद हो रही है। और एनी अदर मैटर, कोई भी मैटर होने दो छोटा मोटा, सब कुछ एनसीएलटी में ट्रांसफर हो जाएगा, विच इज व्हाटएवर इज पेंडिंग बिफोर 15 दिसंबर 2016। प्रोविजो बोलता है कि भाई थोड़े पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें ये हाई कोर्ट जो है वो एनसीएलटी को या तो ट्रांसफर करेगा या तो ट्रांसफर नहीं करेगा, तो प्रोविजो में लिखा है। वाइंडिंग अप का प्रोसीडिंग रहेगा ना, उसके लिए थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस है। प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू वाइंडिंग अप दैट आर एट अ स्टेज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ओनली बी ट्रांसफर टू द एनसीएलटी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ये वाइंडिंग अप का प्रोसीडिंग शुरू कर दिया है एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल इट इज 90% कंप्लीट, 90% कंप्लीट हुआ है, तो अभी क्यों एनसीएलटी को ट्रांसफर करना है, अब ये हाई कोर्ट ही खत्म कर देगा। बट फॉर एग्जांपल अगर ये वाइंडिंग अप का प्रोसीडिंग सिर्फ 20% खत्म हुआ है, तो ये इट इज सेफर कि आप एनसीएलटी को ट्रांसफर कर सकते हो। तो सीजी ऐसा कोई तो भी स्टेज प्रिस्क्राइब करता था पहले, अभी तो 2016 2017 चला गया है, सो इट इज इररेलेवेंट। बट तभी ये लॉजिक था कि भाई एक स्टेज तक अगर पहुंचा है तो एनसीएलटी को दे दो, अदरवाइज नो। फिर नेक्स्ट है प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू वाइंडिंग अप विच आर नॉट ट्रांसफर्ड बाय द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने ट्रांसफर नहीं किया है तो क्या होगा, तो ओल्ड एक्ट के हिसाब से आपको डील करना पड़ेगा। तो इट शैल बी डेल्ट विथ एज पर ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 वाला एंड द कंपनीज कोर्ट रूल्स 1959। तो हाई कोर्ट था, तो क्योंकि पहले के एक्ट में ये हुआ करता था, इसके लिए पहला का एक्ट एप्लीकेबल होगा। फिर प्रोविजो में थर्ड पॉइंट है वॉलंटरी वाइंडिंग अप के ऊपर। अब पहले के एक्ट में और अभी के एक्ट में भी वॉलंटरी वाइंडिंग अप अप्लाइड है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है कि भाई हम कंपनी है, हम खुद से आके बोल रहे हैं हमको बंद कर दो,
तो पहले कंपनीज एक्ट में होता था, अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में डाला है इसको। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप जो है, वेयर एडवर्टीजमेंट ऑफ नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन इज गिवन एज पर द ओल्ड एक्ट। इसका मतलब क्या होता है? तो पहली बात तो एक न्यूज़पेपर है, समझो टाइम्स ऑफ इंडिया, इसमें एक ऐड देना है आपको। ऐड किसका देना है? नोटिस का ऐड देना है कि भाई देखो ये नोटिस है, ये हमने शेयर होल्डर को भेजा था, और ये नोटिस जो है उसके अंदर रेजोल्यूशन होना चाहिए, मतलब एक के अंदर एक, ऐसा तुमको याद रखना है। तो वेयर एडवर्टीजमेंट ऑफ नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन इज गिवन एज पर द ओल्ड एक्ट, मतलब एक रेजोल्यूशन है, उसका नोटिस तुमने दिया रहेगा शेयर होल्डर को, ये नोटिस का एडवर्टीजमेंट तुमको देना है न्यूज़पेपर में कि भाई देखो हमने अपने शेयर होल्डर्स को ये रेजोल्यूशन का नोटिस भेजा था as per old companies act, and the company has not been dissolved before 1st April 2017, मतलब 1st April 2017 को अभी भी ये डिसॉल्व नहीं हुई है। अगर डिसॉल्व नहीं हुई है 1st April 2017 के पहले, मतलब के अप टू 31st March 2017, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर 16-17 था वो खत्म हुआ, तब तक अगर डिसॉल्व नहीं हुई है और आपने ऐसी ऐड दी थी, तो अगेन सेम आपको ओल्ड कंपनीज एक्ट अप्लाई कर जाएगा, कंपनीज एक्ट 1956 एंड द कंपनीज कोड रूल्स 1959, ये आपको अप्लाई कर जाएगा। क्योंकि ये कट ऑफ डेट सेट की थी गवर्नमेंट ने कि भाई अगर यहाँ तक डिसॉल्व हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको ओल्ड एक्ट अप्लाई करना है बिफोर, इफ इट इज नॉट डिसॉल्व बिफोर दैट डेट। केसेस अदर देन वाइंडिंग अप रहेगा तो क्या? अभी तीनों हमने वाइंडिंग अप का पढ़ा, एक ये वाला अगर एक स्टेज तक है तो उसको हम ट्रांसफर कर देंगे एनसीएलटी को, या अगर हाई कोर्ट ने ट्रांसफर नहीं किया तो ओल्ड एक्ट के हिसाब से देखेंगे, या वॉलंटरी वाइंडिंग अप का था एंड द कंपनी हैज नॉट बीन डिसॉल्व बिफोर 1st April 17, तो अगेन ओल्ड एक्ट विल अप्लाई। तो केसेस अदर देन वाइंडिंग अप है तो क्या? तो इफ इट इज रिजर्व्ड फॉर ऑर्डर्स बाय हाई कोर्ट देन अप्लाई द ओल्ड एक्ट एंड कंपनीज कोर्ट रूल्स। क्यों ऐसा? रिजर्व्ड फॉर ऑर्डर्स है ना, खाली ऑर्डर पास करने का बाकी है, मतलब केस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, सिर्फ ऑर्डर पेंडिंग है, तो ओल्ड एक्ट अप्लाई करो और खत्म कर दो, उधर ही रफा दफा कर दो। इफ नॉट रिजर्व्ड बाय द हाई कोर्ट देन इट शैल बी ट्रांसफर्ड टू द एनसीएलटी। तो आपको अगर एग्जाम में ऐसा आता है, विच इज वेरी रेयर कि ऐसा कुछ आ सकता है क्योंकि ये आउटडेटेड हो गया है, बट स्टिल अगर कुछ आता है तो वाइंडिंग अप का पूछा तो ये तीनों लिख देने का, एंड अगर अदर देन वाइंडिंग अप पूछा तो ये वाला पॉइंट लिख देने का कि भाई इफ इट इज रिजर्व्ड फॉर ऑर्डर्स देन deal with it as per the old act and company's court rules, otherwise it can be transferred to the high court। ये था एनसीएलटी एंड लास्ट में एक सैंपल आंसर है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होता तो ले सकते हो कि ऐसे आपको आंसर लिखना है। इफ यू राइट द आंसर दिस वे तो 3 मार्क गारंटीड है। ऑलवेज डिवाइड योर आंसर इनटू पॉइंट्स कि भाई पहले तो अगर ये आता है तो एज पर सेक्शन सो एंड सो ऑफ सो एंड सो एक्ट। पहला पॉइंट है अपील टू एनसीएलटी, अगर आपको क्वेश्चन एनसीएलटी के लिए पूछा है तो अपील टू एनसीएलटी यू कैन राइट एनी पर्सन अग्रीड बाय एन ऑर्डर पास बाय एनसीएलटी मे प्रेफर एन अपील एट द एनसीएलटी, मतलब कौन किधर अपील कर रहा है खाली वो लिखना है। फिर पीरियड ऑफ फाइलिंग के लिए एक और हेड पॉइंट बना दो, तो एवरी अपील टू एनसीएलटी शैल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। कहां से 45 days वो भी लिखना होता है। इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मस्ट बी अकम्पनीड बाय प्रिस्क्राइब फीस। ये अपने सिलेबस में नहीं होता बट प्रिस्क्राइब्ड होता है, जो भी फॉर्म या फीस होता है वो भी अपने को लिख देने का कि भाई जो भी अपील है इट विल बी इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब फीस। फिर अगर एक्सटेंशन चाहिए तो उसके लिए ऐसा हेड पॉइंट अच्छे से लिखने का, कंडोनेशन ऑफ डिले। एनसीएलटी मे एंटरटेन अपील्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 days within further period of maximum 45 days if it is satisfied that the appellant was prevented by a sufficient cause from filing within the original period। मतलब कि आपको प्रॉपरली इसको ड्राफ्ट करना है, प्रॉपरली लिखना है कि भाई सीधा सीधा एक लाइन में नहीं चलेगा कि 45 days में करो प्लस 45 days एक्सटेंशन, नहीं, ऐसे नहीं करना है। within a period of 45 days and further period of maximum 45 days अगर डिले हो गया तो भी ये एक्सेप्टेबल है। एंड एट द एंड कंक्लूड करने का, हेंस कंपनी एबीसी लिमिटेड जो भी पूछा रहेगा शैल फॉलो द अबव मेंशन्ड रूल्स या अबव मेंशन्ड प्रोविजंस एंड फाइल एन अपील एट द एनसीएलटी। तो ये इतना आपको प्रॉपरली लिखना है तो ही आपको 3 में से 3 मार्क मिल सकता है। ओके, दैट्स इट, दिस वाज एनसीएलटी एंड एनसीएलटी।